हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, भैया CSI का प्रिपरेशन कहाँ से करे, कौन सा कोचिंग ले, ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले, अनअकैडमी ले कि IFS ले, तो कौन सा बुक्स पढ़े, नोट्स कैसे बनाएं और बहुत सारा चीज़, PhD कैसे ज्वाइन करें। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी बात किया है, जो अभी गूगल मीट हमने अरेंज किया था उस पर हुआ, तो मैंने रिकॉर्ड भी किया और आप सबके लिए यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग ने अगर देखा नहीं है तो देख लीजिए। चलिए तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पे। ओके, सर, लाइफ साइंस प्रिपरेशन के लिए सर कौन सी कोचिंग अच्छी है, ऑफलाइन में जैसे या फिर ऑनलाइन में? देखो अभी जैसे देखो कोचिंग की बात करें तो ऑनलाइन vs ऑफलाइन में तो बढ़िया तो ऑफलाइन होती है, लेकिन एक MSc स्टूडेंट के लिए उसको MSc भी साथ साथ कंप्लीट करना होता है, तो उसके लिए बेटर होता है ऑनलाइन ही करे, क्योंकि MSc के साथ साथ ऑफलाइन करना बहुत ही मुश्किल होती है। अगर MSc करके जाते हो ऑफलाइन के लिए तब ऑफलाइन बढ़िया होती है। ओके सुमित। ओके सर। तो हम्म। जैसे ऑनलाइन में भी तो है, जैसे पता नहीं रहता है कि कहाँ पे कौन देखो ऑनलाइन के कहाँ लिए, पे ज्वाइन करे। ऑनलाइन के लिए देख ही रहे हो ट्रेंड में कौन चल रहा है, IFS है, अनअकैडमी है। ठीक है, ये दो ज़्यादा ट्रेंड में दिख रहे हैं कोचिंग सेंटर। तो अब इसी इसी की बात करें तो कौन बढ़िया है, आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे जाइए, IFS ज्वाइन कीजिए या अनअकैडमी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह बढ़िया। सर बुक कौन कौन सी रहेगी बिगनिंग के लिए? अनुष्का, बुक के लिए बात करूँ तो देखो बुक, बढ़िया बढ़िया बुक बहुत सारी हैं जो हम बुक फॉलो कर सकते हैं CSIR प्रिपरेशन के लिए। लाइक द, अगर तुम जहाँ से शुरू करना चाहो, जैसे मान लो प्लांट फिजियो शुरू करती हो तो तेज एंड जिगर है, प्लांट फिजियो के लिए बेस्ट बुक है, वहाँ से पढ़ सकती हो। देखो अगर हम प्रिपरेशन करें, स्टार्ट करना चाहें कि हम शुरू करना चाह रहे हैं प्रिपरेशन, तो सबसे पहले बुक फॉलो करने से पहले ये देखना चाहिए ना कि हम जो हमारा BSc का नोट हो गया, जो हम पहले पढ़े, अगर नीट का प्रिपरेशन हम किए हैं या नीट का मॉड्यूल मिलता है, NCERT मिलता है, तो वो सब हम देख लें, जो बेसिक चीज़ें हैं। फिर बुक पे आओ तो तेज एंड जिगर प्लांट फिजियोलॉजी के लिए ले लो। अगर बात करें सेल बायोलॉजी के लिए तो ऑल्बर्ट कूपर या कोई भी ले सकती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वाटसन का बुक फॉलो कर सकती हो। बुक बताने के लिए मैं पूरा बुक का लिस्ट बता दूं, लेकिन बुक जब ज़्यादा हो जाएगी ना पढ़ नहीं पाओगे। तो बेसिक से स्टार्ट करो। सर बनारस में सर जैसे कौन सी कोचिंग अच्छी है ऑफलाइन, ऑफलाइन, CSI नेट के लिए? देखो यार बनारस में ऑफलाइन तो दो दो कोचिंग ज़्यादा हाईलाइट में है, एजू फोकस करके है और लेट्स टॉक एकेडमी करके है ना। तो अब वो लोग अपना कोचिंग मतलब फ्री ट्रायल भी दे रहे थे, अभी पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं भी जाओगे पढ़ाने के लिए 50% टीचर अच्छे पढ़ाएंगे, 50% घींचेंगे, उसी में लेके चलाएंगे बस। तो कोई भी ज्वाइन करो, देखो पढ़ना अपने से रहता है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा हमें मेहनत करना होता है। जो अच्छा लगे, जहाँ तुम्हारी ट्यूनिंग मैच करे, जिस टीचर से जाके पहले ट्रायल क्लासेस लो, फिर जहाँ समझ में आए वहाँ करो। ओके। जैसे MSc से रिलेटेड हम्म। सर इस बार BHU के बच्चे जो जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उसमें ग्रेजुएशन किया, उनको रिजर्वेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा काउंसलिंग के समय? अरे नहीं, उतना नहीं मिलता यार। जो पढ़े रहे या ना, वो सारा डिसाइड करता है कि कितना मार्क ला रहे हो और कितना रैंक ला रहे हो। कुछ मान लो कुछ होता है, कुछ कुछ रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन रिजर्वेशन की बात करें तो नहीं की बराबर मिलता है। अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो एडमिशन मिल जाएगा, अगर रैंक नीचे है तो वैसे ही। जनरल वालों का तो वैसे ही वाट लगी रहती है, कहीं भी एडमिशन लेने जाए तो जनरल से होकर दिक्कत तो आती ही है। तो कोई रिजर्वेशन उतना नहीं है। देखो कोटा वोटा से रहो, मतलब ऐसे कोटा जैसे एम्प्लॉय कोटा हो गए तो 70-80 नंबर रहता है, तब भी हो जाता है। हम्म। BHU को तो वो छोड़ दो कि BHU को तुम्हें स्पेशल केयर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरल के लिए क्या चीज़ कर रही हो रिचा? CUET की कट ऑफ क्या जाएगी बॉटनी के लिए और जनरल? देखो यार 400 नंबर का है तो मान के चलो ना, 50% तो तुम्हारा कट ऑफ रहने वाला है, 50% से कम नहीं रहेगा। तो 200 प्लस तो रहेगा जनरल के लिए, उससे कम तो नहीं ही जाना है। ठीक है। ठीक है भैया। और आप जितने लोगों को जानते हैं उनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 200 प्लस बन रहा है? देखो मैंने पोल वोल कराया था और गूगल फॉर्म भराया था, तो उसमें मैंने देखा कि 20-25 लोग हैं जो 200 प्लस ला रहे हैं। इवन 250 प्लस में भी 3-4 लोग हैं। ठीक है। ठीक है भैया। अनुष्का कुछ कह रही थी? भैया बोल रही थी कि कोचिंग कब से लेना सही रहेगा? देखो यार टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी लेके चलती हो, जैसे सोचोगे कि MSc में हो जाता है फिर मैं कोचिंग करती हूँ, तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, क्योंकि जब MSc में चली जाओगी ना
तो वहाँ पे हेक्टिक हो जाएगा चीज़ें, तुम्हारा क्लास भी रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा स्मार्टली करना चाहो, अभी से कोचिंग करना शुरू कर दो, एडमिशन से पहले ही एक आध डेढ़ यूनिट कंप्लीट कर लो अभी से, तो तुम्हारा क्या रहेगा, उस समय एमएससी में ना भी पढ़ो ठीक से तब भी सही रहेगा। जैसे मैं, आवाज़ जा रही है मेरे तरफ, बारिश हो रही है, आवाज़ जा रही है सबको? हाँ भैया आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, देखो जैसे कि एमएससी में जाने से पहले अगर एक आध यूनिट कर लिया अभी से, जैसे मैं ही था, मैं दिसंबर 2020 में ही ले लिया और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैंने 2-3 यूनिट कंप्लीट कर लिया जब ऑनलाइन चल रहा था चीज़ें तभी, मतलब एमएससी में जाने से पहले 1-1.5 यूनिट मैंने कंप्लीट किया था। तो ऐसे ही है। अभी देखो सब्सक्रिप्शन लेना या ना लेना डिपेंड करता है। अभी यूट्यूब से ही बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे तुम्हें फ्री के, IFS पे, अनअकैडमी पे, वो सारे देख डालो। बायो चैनल है, बंसल बायोलॉजी है, ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। फिर और कोई बोलो बोलो, गाना सुनाओ क्या? अच्छा, जब हम IFS पे एडमिशन लेंगे तो वो वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर दिखाते हैं? नहीं, वो मोस्टली जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देते हैं। मेरे हिसाब से 50% लाइव क्लास होता है और 50% रिकॉर्डेड होता है। मोस्टली IFS वाले रिकॉर्डेड देते हैं, यूट्यूब सेशन वो लोग लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन बढ़िया रहता है, इतना मुझे पता है क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम 1 यूनिट का लिया था सब्सक्रिप्शन IFS का, वो टेक्निक का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अनअकैडमी पे? रुको मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो? और अनअकैडमी पे भी मतलब लाइव लेक्चर्स होते हैं? अनअकैडमी पे देखो पूरे लाइव लेक्चर होते हैं। तुम्हें लाइव देखना है अनअकैडमी का, लाइव देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी मिल जाते हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बढ़िया है सब। अनअकैडमी क्लासेस 2 घंटे की रहती है। मान लो अगर अनअकैडमी पे आते हो तो डेली का कम से कम नहीं तो 6 से 7 घंटा अनअकैडमी पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर बैकलॉग होता है तो पीछे का छूटेगा वही। CSIR का प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम नहीं तो आपको अपना 5 आवर मिनिमम डेली देना पड़ेगा, ठीक। और सर एक और डाउट है, मतलब जैसे ये लाइफ साइंस के लिए मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी होती है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है यूपी में? लाइफ साइंस के मतलब यूनिवर्सिटी मतलब लाइफ साइंस से MSc करने के लिए? MSc करने के लिए? मतलब लाइफ साइंस से MSc करने के लिए, हाँ। अरे यार देखो, लाइफ साइंस तो मुझे लगता है जैसे JNU हो गया, MU हो गया, ये सब देते हैं। अभी लाइफ साइंस BHU में आओगे तो लाइफ साइंस तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ MSc है, बायोटेक है, जेनेटिक्स है, ओके। तो लाइफ साइंस से अगर करना चाहो MSc तो बढ़िया इंस्टीट्यूट से तो वही AMU JNU ये सब हैं जो लाइफ साइंस में MSc करवाते हैं अच्छे से। और देखो एक बात मैं बता दूं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी होती है ना? हाँ, हैदराबाद भी है। देखो जैसे MSc ना तुम्हारा किसी भी स्ट्रीम में हो नहीं मतलब होता है यार, चीज़ें पढ़ते हैं हम, सब चीज़ वही है, बस थोड़ा सा हमारा अगर लाइफ साइंस में जाते हो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें बढ़ जाती है, नहीं तो बॉटनी से भी करोगे ना तो चीज़ें सेम ही होता है सारा। जो लाइफ साइंस वाले पढ़ते हैं उतना लगभग बॉटनी वाले भी पढ़ते हैं, जूलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, ठीक है। MSc के बाद कोई ज़्यादा डिफरेंस बचता नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे आता है कि CSIR गेट नेट होता है कि नहीं होता है, ओके। लेकिन मतलब जैसे मैं ये सोचा था कि जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर लाइफ साइंस से पढ़ोगे, क्योंकि CSI नेट तो लाइफ साइंस से ही देने होते हैं, तो इसलिए। अरे भाई किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ो, देना लाइफ साइंस का ही है। और ऐसा सोच रहे होगे कि बॉटनी से पढ़ूंगा तो सिलेबस नहीं, बॉटनी से भी पढ़ोगे। BHU का सिलेबस देख लो उठा के, तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी कवर कर सकते हो, सेकेंड सेमेस्टर में आके तुम प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी कवर कर सकते हो। ऐसे थर्ड सेमेस्टर तक आते आते सिलेबस के थ्रू भी चलो तो 7-8 यूनिट कवर हो ही जाता है। तो सारा चीज़ ऐसा कोई CSIR सिलेबस ह्यूमन फिजियोलॉजी और वो एक है ना डाइवर्सिटी वाला छोड़ के ऐसा कोई नहीं है जो बॉटनी के सिलेबस में ना हो, नहीं तो सब ही है, ठीक है। 8-9-10 यूनिट बॉटनी में भी पढ़ने होते हैं। और कोई कुछ कहेगा? विकास कहेगा, बोलो विकास। CSIR का बुक मंगा लिए भैया, तो उसका CSIR का मतलब सिलेबस चाहिए था। अच्छा, बुक देखो यार, अभी लेना हो ना तो मैं यही कहूँगा पैथ फाइंडर का है, ले सकते हो। मैंने लिया था लेकिन मेरे पास अभी वैसे ही पढ़े हैं, मैंने पढ़ा नहीं, ठीक है।
तो जितना देखो बुक के बारे में मैं बता दूँ ना, बुक लेने के लिए ना पहले शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होगी कि ये बुक ले लूँ, ये भी ले लूँ, लेकिन लेने के लिए बस इकट्ठा करके रख दोगे, पढ़ाई वढ़ाई में मतलब नहीं हो पाता यार। एक बार बुक पढ़ने जाओगे ना, एक बार घुसोगे अंदर, पढ़ना शुरू करोगे, 3 पेज के बाद स्टक हो जाओगे आगे, तो फिर समझ नहीं आएगा। तो आना पड़ेगा कहीं कोचिंग पे, या यूट्यूब वीडियो ही देखोगे, फिर वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो बुक पढ़ा धरा का धरा रह जाएगा, वीडियो लेक्चर ही करने लगोगे। तो बुक पे उतना पैसा वैसा खर्चा करने का कोई मतलब बनता है नहीं। देखो मैं उस समय कर रहा था ना, तो मुझे नहीं आती थी। बोलो। उसके मंगा लिया हूँ, जो आपके पास भेजे थे तो आ गया मेरा आज। अच्छा, वो उसका पैथफाइंडर का आ गया भैया आज। अरे तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो चीज़ें, बस जहाँ बुक से पढ़ो, ना समझ आया यूट्यूब वीडियो देखो। वही मैं कह रहा हूँ, देखो समझ में आना। जैसे देखो मुझे तो बुक से नहीं आता था ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको बुक से नहीं समझ में आता हो, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म होती हैं बुक में। अब जैसे ये मोटिव डोमेन ये सब आ गया, तो जितना चाहे पढ़ लो, उसी में कन्फ्यूज मोटिव डोमेन ग्रीक की ये सब होता है ना, बायोकेमिस्ट्री में लेंगर वेंगर पढ़ने जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। अगर कोई तुम्हें समझा दे हिंदी में अच्छे से तो समझ जाओगे उस चीज़ों को, लेकिन बुक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ओके। अच्छा सर, जैसे अपना मतलब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कब पता चलता है कि जैसे मतलब किस चीज में जाना है, वो मतलब वो कैसे पता चलता है कि मतलब अपना इंटरेस्ट कहाँ पे हो रहा है? इंटरेस्ट देखो यार, जैसे एमएस देखो जैसे ना इंटरेस्ट ना, एक बात मैं कह दूँ, मेरा एमएससी कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे ना आज तक जैसे कभी पता नहीं चला कि मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे सारा चीज़ें थोड़ा थोड़ा पता था। जैसे मेरा इंटरेस्ट शुरू से था प्लांट, मतलब मेडिसिन वाले प्लांट, मेडिसिनल प्लांट का जो होता है फार्मेकोलॉजी ना, उसमें। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एमएससी करके मतलब मुझे नहीं कर पाऊँगा फार्मेकोलॉजी में, क्योंकि वो डॉक्टर वाक्टर लाइन में आ जाएगा। तो बस यही है, इंटरेस्ट तुम्हारा ना, जब पढ़ोगे चीज़ें जो तुम्हें अच्छे से आता रहेगा, वही इंटरेस्ट तुम्हारा बन जाएगा। डिजर्टेशन जब तुम्हारा एमएससी चलेगा, जब लास्ट सेमेस्टर में रहोगे, तो डिजर्टेशन का टाइम आएगा ना, तुमसे पूछा जाएगा कि तुम किस टॉपिक पे डिजर्टेशन, मतलब कि मिनी रिसर्च होता है डिजर्टेशन का नाम, तो करना चाहते हो, तो उस पर टॉपिक डिसाइड होगा। मान लो जैसे मेरा डिजर्टेशन हुआ था फंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो किस फंजाई में कौन कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, तो प्लांट पैथोलॉजी की तरफ रुख मुड़ जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट मान लो प्लांट पैथोलॉजी में है, तो उसी पे कोई टॉपिक लेके रिसर्च करोगे। तो इंटरेस्ट होता नहीं है, एक चीज़ तुम फोकस कर लोगे, फिर उस पर काम करने लगोगे ना, इंटरेस्ट खुद आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे आज अभी इंटरेस्ट है पढ़ाना, टीचिंग ये सब, तो मुझे पता है मुझे इस पर इंटरेस्ट है, आगे इसी पे बढ़ूंगा, सिंपल। टाइम के साथ पता चल जाएगा, उसके पीछे सोचोगे 4 दिन बैठ के नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे एमएससी चलेगी, फिर वो पता चल जाएगा कि घूमना पसंद है, खाना पसंद है, या मूवी देखना पसंद है। मतलब तीनों को सिलेबस से कवर कर लो कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी। ओके, और कोई? बस सुमित ही बोलेंगे या? हाँ सुमित बोलो, अभी और कुछ कर रहे हो? हाँ मतलब बस यही पूछा था मैं। और चीजें तो बहुत सारी ऐसे कि एमएससी के बाद, जैसे एमएससी करने के बाद क्या मतलब कौन कौन से एग्जाम की और मतलब जैसे तैयारी करनी होती है, मतलब सीएसआई नेट ही है या फिर और सारे एग्जाम? बहुत सारे ऐसी, देखो एमएससी कर रहे हो, एमएससी के साथ से सीएसआईआर नेट, अभी जैसे सेट का एग्ज़ाम हो गया, गेट हो गया तुम्हारा, आईसीएमआर, डीबीटी हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो क्वालिफाई कर सकते हो। देखो देखो एक चीज़ ये भी जान लो कि ये सब एग्ज़ाम ना नाम के हैं, इनका अगर तुम पीएचडी नहीं करते हो, आगे क्वालिफाई करते हो, तो इनका उतना यूज नहीं है। लेकिन क्वालिफाई करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की एग्जामिनेशन, अगर क्वालिफाई करोगे तभी तुम लोगों से अलग हो पाओगे। लोग जानेंगे कि हाँ इन्होंने गेट किया है, सीएसआईआर किया है, ऐसे करके। तो मतलब अलग से, जैसे एमएससी करने वाले सुमित तो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, देख लो अलग अलग यूनिवर्सिटी में इतने लोग, लेकिन जेआरएफ वारएफ रहे ना, तो वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है कि आपने ये पास किया है, आप फिल्टर आउट हुए हैं सारे स्टूडेंट से। तो आगे बहुत सारा होता है भाई, ज़रूरी नहीं कि एमएससी तुम बॉटनी में कर रहे हो तो बॉटनी में, बहुत लोग यूपीएससी करते हैं, बहुत लोग इधर उधर भी जाते हैं, बहुत सारा होता है, बहुत लोग सिंगर भी बनते हैं, ट्राई करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, इसीलिए ज़रूरी है कि भाई आप थोड़ा सा फ़िल्टर आउट अपने आप को कर सकोगे, तो थोड़ा मोटिवेशन रहेगा ना, अंदर से इंस्पायरेशन मिलेगा कि हाँ मैंने किया है, बस और कुछ नहीं। और ये बार क्या होता है, बार का एग्जाम जो होता है? बार का देखो यार, बार का ना वो जैसे कि वो बार जैसे साइंटिस्ट भी पोजीशन के लिए होता है, वहाँ पे अभी लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो फॉर्म लाइफ साइंस के लिए आया नहीं बार्क में, ठीक है, भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है। तो वहाँ पे जैसे साइंटिस्ट का पोजीशन दिया जाता है, वहाँ पे पहले एग्ज़ाम होता है, फिर तुम्हारा इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है, वहाँ का पेपर ऊपर मिलता नहीं है।
लोग देते हैं। अभी मेरे BHU से लास्ट ईयर एक लोग का हुआ है शायद, इस बार दिए थे, कुछ लोग नहीं हुआ। मैंने तो अपीयर इस बार नहीं, इसके पहले बार जो हुआ था तो हुआ नहीं, क्वालिफाई नहीं हुआ। थोड़ा इंटरव्यू काफ़ी टफ होता है यार। वो लोग आधे घंटे से कम आधे घंटे से तुम्हारा 1 घंटे लेते हैं इंटरव्यू में, 45 मिनट मान के चलो एवरेज, ठीक है। सीट बहुत कम होती है। सिलेबस तो यही CSIR वाला ही मैक्सिमम यही रहता है। देखो मैं कहता हूँ ये जैसे अपने कॉलेज में जैसे BHU में जितने मतलब जो चीजें पढ़ाई जाएंगी, जो प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे MSc में, वो लगभग CSI नेट का लेवल कवर कर लेगा पूरा ना। देखो BHU में हो या कोई भी, हाँ देखो कोई भी यूनिवर्सिटी में हो ना, वो लोग जो पढ़ाएंगे ना वो CSIR के लेवल से भी हाई फाई रहेगा। हाँ, वो लोग रिसर्च पेपर ऊपर का पढ़ाएंगे तुम्हें, जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगा, बहुत अंदर का। मान लो तुम ये कीमोऑस्मोटिक थ्योरी पढ़ रहे हो ना, वो F0 जो पार्टिकल होता है तुम्हारा ना, उसी के ऊपर एक दिन का लेक्चर पूरा ले लेंगे, उसमें का प्रोटीन ही पढ़ाते रहेंगे। तो बहुत सारे अनरिलेवेंट चीज़ें भी पढ़ाएंगे, तो उस पर फोकस नहीं करना है। CSIR उतना भी डीप नहीं है MSc में जितना पढ़ाया जाता है। कुछ प्रोफेसर होंगे जो काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते तो उस पर मत जाना। MSc के बाद टीचिंग के सिवा कोई जॉब नहीं होगा। देखो अभी जैसे कि देखो ना, एग्ज़ाम देने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम नीट दे लिए, हम MSc का एंट्रेंस दे लिए, BSc दे दिए, फिर ये सब एग्ज़ाम देके ना हमें कोई पैसा नहीं मिलता, हमें बस एलिजिबिलिटी होता है। तो अभी ये खुद से हमें पता करना होता है कि हम ऐसा कोई एग्ज़ाम है जिसे देके हम डायरेक्ट जॉब पा लें, या हमें डायरेक्ट मतलब नौकरी लग जाए, पैसा मिलने लगे। तो ऐसा बहुत सारा जॉब है। कौन कौन सा, जैसे मान लो अभी PGT बायोलॉजी करके आ गया, उसका एलिजिबिलिटी MSc है, ठीक है, MSc के बाद दे सकते हो। PGT में लेक्चरर हो जाओगे तो 48,000 महीने का पैसा मिलेगा। फिर अभी UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, वो MSc प्लस JRF होता है, उसको देके करोगे तो पे स्केल मान लो उसका मिनिमम 72,000 पर मंथ का है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। CSIR का एग्ज़ाम दे सकते हैं, हाँ भाई दे सकते हो BSc के बाद CSIR का एग्ज़ाम। बस वही होगा कि तुम्हारे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारा नाम निशान नहीं रहेगा कि JRF क्वालिफाई किया हो। 3rd सेमेस्टर से पहले अगर CSIR कोई निकालता है MSc में तो उसका कोई मायने नहीं होगा, बस उसका नाम रहेगा कि आपने JRF क्वालिफाई किया है, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी का जो होता है ना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 3rd सेमेस्टर के बाद अगर निकलता है CSIR तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, याद रखिए। भैया ऐसा गेट में भी होता है क्या? गेट का तो यार नहीं ऐसा शायद है भैया। CSIR गेट में कौन सा ज़्यादा बेटर है? अरे देखो गेट और CSIR सबका बाप है। CSIR एग्ज़ाम ना सबसे टफ होता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि मतलब इंडिया में सबसे बहुत ही टफ एग्ज़ाम CSIR है। अगर CSIR आपने कर लिया तो आप, ये सब CSIR के बच्चे हैं, गेट IC में RDBT ये सब, तो CSIR कर लिया तो साथ साथ सब प्रिपेयर होते रहते हैं। गेट से मोस्टली हम IIT से PhD कर सकते हैं, ओके। और CSIR रहता है, अगर गेट के थ्रू जाएंगे तो 12,000, हाँ CSIR के बच्चे गेट के थ्रू अगर PhD करते हैं तो शायद 12,500 फेलोशिप ऐसा करके मिलता है। CSIR तो समझ ही रहे हो 35,000 देता है। IIT जाम यार ये सब ठीक है, मैंने दिया नहीं IIT जाम, ठीक है। अभी शायद वो BSc वाले देते हैं IIT जाम, ये सब TFIR, तो वो सब चीज़ें नहीं। अभी MSc कर रहे हो तो फोकस मेन करो कि MSc अच्छे से निकले। टॉपर बनना है तो उसी में रम जाओ, MSc गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। नहीं तो अगर एवरेज स्टूडेंट की तरह चलना है तो MSc के साथ साथ CSIR कर लो, फिर ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, घर वाले ताने नहीं देंगे। भैया अगर नेक्स्ट ईयर गेट देंगे तो उसका अगर आता है रिजल्ट तो वो वैलिड होगा ना 2-3 साल बाद? हाँ यार गेट तो वैलिड होता है। CSIR की वैलिडिटी तुम्हारा 2 साल का होता है और गेट का तो वैलिडिटी रहता है। गेट क्वालिफाई करना वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है, कट ऑफ बहुत ही लो जाता है गेट का। मैंने दिया था लास्ट टाइम, मेरा हुआ था। तो उतना भी नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं ना? आराम से कोई दिक्कत नहीं है भाई, लोग बहुत बाद में भी देते हैं भैया। CSM पार्ट जैसा CU सीट जनरल CSR क्वेश्चन होते हैं। हाँ देखो CSIR में 3 पार्ट होते हैं तुम्हारा, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A में तुम्हारा 20 क्वेश्चन देता है जनरल एप्टीट्यूड में, वहाँ GK GS नहीं होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है मोस्टली। तो उसमें से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, 2-2 नंबर का होता है। एक सही करोगे 2 नंबर, गलत करोगे 0.25 कट जाएगा। B में तुम्हारा 50 क्वेश्चन देता है, 50 में से तुम्हें 35 करना होता है ना, और 2 नंबर इसका भी मिलता है, गलत करोगी -2.5 कट जाएगा।
सी में तुम्हारा 75 क्वेश्चन और 75 में से 25 करना होता है। 25 एक सही करोगे 4 नंबर और एक गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो बहुत CSIR भी करे तो यार देखो ना, बस एक माइंडसेट होना चाहिए। तैयारी तुम अगर, मैं कहता हूँ ना, 4-5 यूनिट अगर अच्छे से करके गए हो और बेसिक तुम्हें पता है तो हो जाएगा। मैंने 5 यूनिट अच्छे से किया था और जो भी यूनिट बचे थे मान लो उसको मैंने ऊपर से पढ़ लिया था, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मैं गया 200 में से मैंने 196 नंबर का क्वेश्चन अटेंड कर लिया, क्योंकि मेरा सिस्टम बंद हो रहा था, दिमाग ख़राब हो गया, गुस्सा आ गया। मैं कहा कि हटो यार पूरा कर ही देता हूँ। ऐसे समझ सकते हो, तुक्का मार दिया। तुक्का मतलब ऐसे नहीं कि आँख मूंद के मारा था, ऐसा नहीं, पढ़ा था, चीज़ों को देखा था, क्योंकि पार्ट बी टफ आ गया था। मुझे लगा कि अजीब हो जाएगा, इसलिए मैंने ना बस पार्ट बी में 2 क्वेश्चन छोड़ के, नहीं तो पार्ट ए का 2 क्वेश्चन छोड़ के, नहीं तो पार्ट बी में 35, पार्ट सी में 25 करके आए और मेरा ले दे के 116 नंबर आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ऐसे करके थोड़ा सा मतलब अपने पे विश्वास होना चाहिए चीज़ों को लेके, और क्या। ओके। अच्छा सर, इस बार का CSIR नेट का पेपर पैटर्न में चेंज था क्या? मतलब क्वेश्चंस इस बार पैटर्न में कुछ चेंजेस था इस बार का? देखो यार, अभी जैसे देखो CSIR की बात कर, नीट का ही बात कर लो, अभी बेसिक से ही बात करें। नीट का ही कहोगे तो नीट जैसे पहले MCQ पूछता था, लेकिन इस बार जैसे स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन ज़्यादा पूछ दिया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए और उनका सिलेक्शन नीट में नहीं हुआ। ऐसे अब अगर देखो एक ही ट्रेंड फॉलो करेंगे तो लोग जानते हैं ना कि जैसे अभी तुम्हें पता रहे कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला, तुम तो वही पढ़े हो तो सबका सिलेक्शन हो जाए, कट ऑफ आ जाए। इसलिए ट्रेंड बदलना जरूरी है थोड़ा सा। मैंने पेपर एनालाइज किया CSIR का, थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ट्रेंड बदला है, नहीं तो सारा चीज़ तो सेम ही था। थोड़ा डायग्राम वायग्राम थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन आए थे, नहीं तो चीज़ें ऐसे ही है। चीज़ें तुम्हारे सिलेबस से है, जो पढ़ाते हैं कोचिंग वाले, जो बुक में है वही सब, कोई बाहर से नहीं था। उतना तो आएगा। ओके। और CUET में भी तो, मतलब CUET में भी तो वही चीज़ हुआ भाई CUET देखो, गारंटी के साथ करता हूँ ना, जो CUET इस बार का दिए हैं ना, जो CUET का जितने क्वेश्चन थे वो पार्ट बी के CSIR लाइक क्वेश्चन है, बस इतना मान के चलो। ओके। और जब CSIR, जो आपने कट ऑफ बताया 200 प्लस, वो सारे यूनिवर्सिटी के लिए कि सिर्फ BHU के लिए? नहीं, ये BHU और BHU DU की बात कर रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बात कर रहा। सारे यूनिवर्सिटी के लिए वो कम जाएगा यार। ओके, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 200 प्लस ही जाए भाई, कम ही हो सकता है। अभी तो कुछ आइडिया है नहीं ना। अभी देखो 25 तक कर रहा था रिजल्ट आने को, तो वही मान के चलो इस महीने के अंत तक आ ही जाना चाहिए जो भी है। कनु प्रिया, और कोई कुछ बोलेगा? अच्छा, मैं सोच रहा था मैं भी CSIR का कोचिंग देना शुरू कर दूं क्या? कराइए भैया, हम आएंगे। हाँ भैया, हाँ भैया, ये सही है। अच्छा, सही है। देख रहे हो रिप्लाई कितने तेज आ गए भाई। देखो ना, अगर मुझे देना भी रहेगा CSIR का ना, पहले मैं खुद अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे भी चीज़ें नहीं है। मैं 5 यूनिट करके तो CSIR में सिलेक्शन ले लिया, अभी मैं पढ़ाने आऊँ, मेरे को आया ना और मेरा मजाक बन जाए तो ये अच्छी बात नहीं है ना। गाइडेंस अभी दे सकता हूँ मैं, पढ़ाने उड़ाने का रहेगा तो आगे देखूंगा। क्या हुआ? तो आप बता दो, जनरल एप्टीट्यूड में दिक्कत होगी। कहाँ पे? जनरल एप्टीट्यूड? नहीं यार, जनरल एप्टीट्यूड तो इतना मतलब वो ना दिमाग का खेल होता है। बस तुम्हारा जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन फिर उसका आंसर तुम्हारे सामने होता है। बस तुमको ना एक ऑप्शन, मान लो ए पे जो आंसर है ना, उसको बस इधर उधर करके न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको सोचना है कि ये हम उस क्वेश्चन में ये आंसर हम फिट कर कैसे कर सकते हैं। फिट करो, अगर हो जाता है तो वही आंसर है। थोड़ा सा टाइम दो, दिमाग लगाओ, 5-10 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं भाई। गेट का जनरल एप्टीट्यूड इतना सिंपल था, मतलब मेरा 11 शायद सही था गेट वाले में। तो बस देखना, अब ये जैसे कि एक क्वेश्चन था, तुम लोग बताना ना, मैं पूछ रहा हूँ। रेडी हो? क्वेश्चन पूछूं एक? ओके, देखो क्वेश्चन ये है कि एक मतलब मॉल है कोई, एक मॉल में एकाएक मतलब उसका जो इनकम है वो कम हो गई। मतलब कोई कपड़ा का मॉल है या कोई भी दुकान है, उसमें एकाएक उसका इनकम में कमी आ रही है। ऑप्शन था कि बहुत लोग आते हैं मॉल में और बहुत सारा सामान लेते हैं। पहला ऑप्शन ये था कि बहुत लोग आते हैं मॉल में और बहुत सारा सामान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि बहुत कम लोग मॉल में आते हैं और बहुत कम सामान लेते हैं। तीसरा ऑप्शन था बहुत कम लोग मॉल में आते हैं और बहुत ज़्यादा सामान लेते हैं। चौथा लोग था बहुत ज़्यादा लोग मॉल में आते हैं लेकिन बहुत कम सामान लेते हैं। तो क्या होगा आंसर? सेकंड होगा सर। बताओ। कनु प्रिया, डी सही है एकदम।
डी। फोर्थ। हाँ हाँ डी होगा। ये गेट का भी लास्ट ईयर हम लोग दिए थे ना, उसमें क्वेश्चन था। तो इसमें यही है भाई, क्योंकि मॉल जानते ही हो, ये तो तुम्हारा रूटीन लाइफ से है कि मॉल में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। जैसे हम लोग ही के चले गए, लेकिन हम देखते नहीं। अगर किसी महिला मित्र के साथ आप चले जा रहे हैं मॉल में, तो बहुत सारे कपड़े ट्राई करेगी, लेकिन लेगी नहीं, आपको ऐसे ही घुमा के लेके आएगी। अगर आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, किसी लड़के के साथ जा रहे हैं ना, आप लोग ज़रूर खरीद लोगे, लेकिन लड़की के साथ जाओगे तो लड़कियां बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन भाई लेती नहीं है, 4 ट्राई करेंगी। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसीलिए मॉल का घाटा हो रहा है। हाँ विकास, मेरे को एक्सपीरियंस है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। और कोई कुछ कहेगा? अरे यार स्ट्रेटेजी यार कितना बताऊँ, वीडियो भी बना रखा है स्ट्रेटेजी के ऊपर। बस यही है कि अपने आप पे भरोसा रखो। जीएफ है ना आपकी? हाँ भाई बहुत सारी जीएफ हैं विकास। देखो स्ट्रेटजी यही बनाओ CSIR के लिए ना, कि सबसे पहले सिलेबस देखो, एक बार सिलेबस को रीड करो। 13 यूनिट है। मान लो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस देख रहे हो सब ना, तो बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में देखो, जैसे एंजाइम होगा, अमीनो एसिड होगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, तो ये सब बेसिक तुम्हें पता होगा। जैसे एंजाइम का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, 6 भागों में बांटा था। एंजाइम का वर्किंग का थ्योरी कौन है? लाक की थ्योरी। एंड कौन सा? इंड्यूस फिट मॉडल। तो कैसे कैसे करता है, सबसे पहले सिलेबस देख के ना अपने दिमाग में घुमाओ कि हमें कितना पता है उस बारे में। हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी। सेल बायोलॉजी में जा रहे हो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो सिलेबस को पूरा एक बार देखो। और उसको ना, एक ना होता है ना, लैपटॉप में खोल रहे हो तो हाईलाइट करने वाला रहता है, उसको 2 कलर यूज करो, एक मान लो येलो कर लो, एक ग्रीन कर लो। तो जो तुम्हें आता है ना, जो तुम्हें पता है, मान लो 10% ही पता है कि मुझे, मान लो ये पता है, तो उसको ग्रीन से करो कि ये मुझे पता है। जो एकदम नहीं पता उसे रेड से करो। जो मतलब अच्छे से पता है उसको येलो करो। तो ऐसे क्या होगा ना, तुम बिना तैयारी किए हुए ही तुम्हें पता हो जाएगा कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें आता है, तुम्हें क्या क्या चीज़ें नहीं आता है। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे ज़्यादा दर्द बायोकेम फिजियो। भाई देखो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी तो देखो मेरा तो एकदम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि फिजियोलॉजी मैंने बहुत ही अच्छे से किया था। बायोकेम का देखो मुझसे ना नहीं बन रहे थे, लेकिन मुझे तो इतना पता था, जैसे बायोकेम में प्रोटीन का स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया तो मैं बना लूँगा, अगर उसका अमीनो एसिड से आया तो बना लूँगा। अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बताओ, वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसे डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं? कौन बताएगा? डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइसिन बता दिए भाई, बोल भी सकते हो। तो ऐसे ऐसे, जैसे सल्फर कंटेनिंग 3 होता है, जैसे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक, जैसे, और वो क्या होता है अगर फिर ऐसे बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। तो यहाँ से हाँ, पोलर, नॉन पोलर, बहुत सारा ऐसा पूछता है क्वेश्चन, तो वहाँ से बन जाते हैं। रामचंद्रन प्लॉट मुझसे नहीं बनता था, लेकिन रामचंद्रन प्लॉट का मुझे बेसिक तो पता था कि भाई वहाँ पे साई, काई, ओमेगा एंगल होते हैं। तो ऐसे तुम्हें ना, देखो ये 1 यूनिट पढ़ रहे हो ना, कभी ये मत करना, ये स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान रखना कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या, मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए ना हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। कोई चीज़ ना है ना, उसको उसके पीछे ज़्यादा पढ़ो मत। 13 यूनिट है भाई, 400 नंबर का पेपर आता है, 200 नंबर का करना होता है, 100 प्लस लाना होता है। समझ रहे हो? ये पूरा मिलाओगे ना, जितना क्वेश्चन CSIR में आता है ना, वो 400 नंबर का होता है, और करना 200 का होता है, और लाना 100 प्लस होता है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है, बहुत चीज़ें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इम्यूनोलॉजी है ना, इम्यूनोलॉजी मान लो नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस बार जैसे इस बार देख लो, अभी पेपर ही हुआ था, टेक्निक का यूनिट जो लोग कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निक से 2 क्वेश्चन आए थे बस। तो अगर इतने पढ़ते हो तो कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन ले लो, जैसे भी स्मार्टली लेना है, फिर पढ़ते रहो यार इंटरव्यू के लिए। ऐसा, और एक बात याद रखना, सिलेक्शन हो जाए तो ये नहीं कि छोड़ दिया। जैसे मेरा हो गया, लेकिन मैं भी अभी CSIR का यूनिट पढ़ता रहता हूँ, अभी टेक्निक पढ़ रहा हूँ, जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, जो मुझे नहीं आते, मैंने नहीं किया था उस टाइम पे। तो यही है भैया, सिलेबस बता देंगे। भाई सिलेबस क्या, तुम्हें सिलेबस नहीं पता है? मतलब शादी करने जा रहे हो, दुल्हन का नाम नहीं पता है तुम्हें? ये तो गजब होगी भैया। आपने गेट भी दिया था? गेट BT नहीं, एक्सल दिया था मैंने, एक्सल दिया था। मेरे 47 मार्क आए थे, रैंक था 503, जो कि एक अच्छा रैंक हम कर सकते हैं। सिलेबस में देखो यार, तुम्हारा वही है ना, मुझे तो याद ही है। बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, फिर टेक्निक है, अप्लाइड है, फिर वही डाइवर्सिटी है, और एक सेल सिग्नलिंग है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे इकोलॉजी, एवोल्यूशन भी है उसके साथ साथ, जो कि बहुत सिंपल मेरे लिए है, आपके लिए भी होगा।
बताओ 10% ला किसने दिया था एनर्जी फ्लो का? वाई फोर्क मॉडल किसने दिया था एनर्जी फ्लो का? वाई सेप्ड, जिसमें ग्रेजिंग और डेट्राइटी ओरस वाला फॉलो करते हैं। अरे देखो ऐसा ही है, आराम से करोगे ना हो जाएगा, इतना टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ के लिए। और कोई कुछ पूछेगा जो लास्ट में आए? चंदन सिलेबस पता चला क्या क्या है CSIR का? ग्रुप में सेंड कर दीजिए भैया। भाई कितने बार सेंड करूँ बार बार? वहाँ पे ग्रुप में देखो फाइल वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके देखना, मिल जाएगा। हाँ भैया पता चल गया। करो यार, देखो हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे ना, हमें उतना गाइडेंस का कुछ था नहीं, लेकिन जो चीज़ें लोग झेले होते हैं भैया, फेम एग्जाम है, गेट का कर पाएंगे ना। हाँ अरे अनुप्रिया देखो अच्छी स्टूडेंट हो यार, तुम आराम से कर लोगी। हम लोग को देखो उसमें गाइडेंस का मतलब कमी था, मतलब पता नहीं था, लेकिन अपने से हम लोग कर लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब जो चीज़ें मैंने झेली है वो और लोग ना झेले, बहुत लोग को नापसंद भी आएगा कि पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, मीटिंग करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपने आप को हीरो बन रहे हैं। लेकिन ऐसा जिसको सोचना है सोचे, लेकिन बहुत लोगों को फायदा भी होता है इससे, होता है ना? हाँ भैया। ठीक ठीक ठीक। और कोई कुछ कहेगा? एडमिशन वगैरह कब तक होंगे भैया? क्या चीज़? सही से बोलो शिवम, आवाज़ नहीं आ रही है। एडमिशन का पूछा है भैया। टाइप कर दो, सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। भाई बोलो तेरी बोलो। एडमिशन का पूछ रहे हैं। एडमिशन का? हाँ एडमिशन कब तक होंगे? अच्छा पहले रिजल्ट आ जाए, जब रिजल्ट आ जाएंगे तो कॉल लेटर आएगा, फिर काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, फिर हो जाएगा। देखो अभी ना, देखो बहुत लोग ना बैठे होंगे, तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ भाई, बैठो मत बिल्कुल भी, क्योंकि देखो ना ये एक रेस है, हिस्सा अगर बनना है रेस का तो बैठो। जब गोली चलेगी ना तब दौड़ना सब लोग, और एक में गिरना पड़ के। अगर रेस को जीतना है ना तो अभी से दौड़ना शुरू करो। तुम लोग को लगेगा भाई ये तो हम कम्युनिटी में सबके साथ बोल रहे हैं, तो तब कैसे अकेले हम रेस में? भाई तुम लोग अकेले नहीं हो, इतने यहाँ पे जितने भी 20-25 ग्रुप में मान लो 1000 लोग हैं, 1000 लोग ही एग्जाम में नहीं बैठते, 65-66 हज़ार लोग CSIR देते हैं। अगर 1000 लोग आगे से चलोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। तो बैठो मत, अभी से देखो IFS यूट्यूब चैनल पे जाओ या टीचिंग पाठशाला पे जाओ, बंसल बायोलॉजी पे जाओ, कहीं भी जाओ, कोई भी टॉपिक वो लोग पढ़ा रहे हो, मान लो कहीं गए, वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं, नादर्न और साउदर्न ब्लॉटिंग का वीडियो आ गया, उसे देखो, रैंडम टॉपिक उसे नोट करो, ठीक है? कोई भी वीडियो, मान लो बंसल बायोलॉजी सब्सक्राइब कर लो, टीचिंग पाठशाला सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें लगता है मैं प्रमोट कर रहा हूँ? हाँ मैं प्रमोट कर रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि वो अच्छे चैनल हैं। ये सब चैनल जैसे ई-लर्नम सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे डेली के जितने भी वीडियो आते हैं 10-15 मिनट का, उसे देखो, उसको नोट करो, ऐसे रैंडम टॉपिक वाइज एक कॉपी रफ टाइप का बना लो, उस पर नोट करो। जब तुम एकदम सीरियस होकर CSIR के लिए कहीं सब्सक्रिप्शन लेते हो या तैयारी करते हो तो तुम्हें पता चलेगा, जब तुम पढ़ोगे वो टॉपिक आएगा ना, तुम्हें पहले से आता रहेगा, तब अच्छा लगेगा तुम्हें, समझे? डेली ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक बस पढ़ो, एक टॉपिक कहीं से भी। एक वीडियो आ गया बंसल बायोलॉजी अवंतिका मैम का, देख लो, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समझे कि नहीं? हाँ भैया। अच्छा भैया PhD कर रहे हैं? नहीं मैं तो PhD नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जस्ट मेरा MSc कंप्लीट हुआ है और मैं UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हो जाएगा तो मस्त रहेगा, नहीं होगा तो आगे देखूंगा क्या करना है। अच्छा तो आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया है? इसके पहले फरवरी वाला हुआ था एग्ज़ाम ना, तो उसमें मैं अपीयर हुआ था और क्वालिफाई हो गया। कितने परसेंटाइल आए आपके? मेरे 98.7 आई थिंक थे, 98.7। बढ़िया है। ओके ओके ओके। अभी सिद्धि नया लग रहा है ग्रुप में ज्वाइन हुई हो। नहीं भैया, एक्चुअली मैं अपडेट नहीं रहती, मैं जब क्विज का टाइम ही नहीं पता रहता है, किसी भी टाइम हो जाता है तो मैं बाद में आके देखती हूँ। मैंने इसके पहले भी एक आध क्लासेस ज्वाइन की थी, शायद सेल वगैरह की चल रही थी तब। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली अभी देखो DU के लिए हम लोग मॉक टेस्ट करा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास 42 सीट था पहले टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे फुल हो गया। आगे अगर हम अभी 4 और कराएंगे तो वहाँ पे टेस्ट जो भी होगा कोई टेंशन नहीं लगा। जैसे विकास और चंदन, बहुत लोग ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा,
टेस्ट हो जाएगा तो बाद में लिंक मैं दे दूंगा, आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने में क्या होता है, क्रेडिट खर्च होता है, और क्रेडिट मेरे पास 42 बचा है, ठीक है। एक क्रेडिट आती है 4 रुपये की, जिससे 42 लोग देंगे तो 4 चौके 16, मतलब बहुत सारा पैसा मेरा जा रहा है। तो आप लोग को मैं लिंक दूंगा, जब आप बाद में करेंगे, लाइव नहीं करेंगे ना, तो एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, आप लोग फ्री में कर सकते हो उसको। तो मैं लिंक बाद में दे दिया करूँगा। जैसे मान लो कल टेस्ट होता है तो मैं परसों सुबह तक या कल शाम को ही 7-8 बजे तक लिंक दे दूंगा। जो लोग मुझे मैसेज करेंगे उन्हें, ग्रुप में नहीं दे सकता क्योंकि ये इधर उधर होगा। ओके, नोट कर लो बात। तो वो जो डीयू के आप मॉक टेस्ट करा रहे हो तो उसमें पीवाईक्यूज होंगे डीयू के? नहीं, डीयू के पीवाईक्यू नहीं होंगे, लेकिन ये एक चैलेंज की तरह रहेगा। जो मैं देखना चाहता हूँ कोई ऐसा है जो क्वेश्चन जो मैं सेट कर रहा हूँ 70% ला सकता है, 70% प्लस मार्क, क्योंकि वो क्वेश्चन ना डीयू के हैं, वो क्वेश्चन नए हैं जो मैं सेट कर रहा हूँ, वो बहुत मतलब हायर लेवल का भी एग्जाम में आए हैं। कि सीट्स फुल हो गई हैं, अब नहीं ले सकते उसका? नहीं, अभी तो जैसे ना क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले टेस्ट में मैं 42 लोगों को इंटेक कर सकता हूँ, क्योंकि 42 क्रेडिट अभी मुझे बचे हैं मेरे पास। अभी जो दूसरा टेस्ट होगा उसके लिए मुझे उसका मतलब प्राइम सब्सक्रिप्शन मतलब रीन्यू कराना पड़ेगा। वहाँ पे मुझे आई थिंक 1800 रुपये देना पड़ेगा। मैं दूंगा ना, जब मैं रिन्यू करा लूँगा तो मैं और लोगों को इंटेक करूँगा। मुझे मैसेज कर देना जिनको भी चाहिए, ठीक है। ओके भैया। तो दूसरे में मैं इंटेक कर लूँगा, अभी पहले का मैं लिंक दे दूँगा कराने के बाद, तो अपने एंड से कर सकते हैं सब। ओके भैया CSIR के लिए नोट्स कैसे बनाएं? बहुत ही सिंपल है। नोट बनाने के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए। तो उसको देखो करना क्या है, हाँ वीडियो मैं बना दूंगा। देखो नोट बनाने के लिए करो क्या ना, चाहे CSIR हो चाहे कुछ भी हो, नोट बनाते वक्त हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ें पता हो खुद को ना, वो चीज़ें कॉपी में नोट मत करो, समझे। जैसे कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया है, ये तुम्हें पता है, हमेशा पता रहेगा, तो उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चीज़ें नोट करो जो तुम्हें नहीं पता है, जो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ोगे ना चीज़ों को, तो तुम्हें पता होगा क्या चीज़ें रिलेवेंट है और क्या चीज़ें अनरिलेवेंट है। तो रिलेवेंट चीज़ों को नोट करो, और मतलब एक फ्लो में नोट करते जाओ। मतलब एक एक यूनिट के लिए मान लो एक एक कॉपी, और कॉपी हमेशा ना पतली कॉपी खरीदो। ऐसा नहीं कि मोटा कॉपी खरीद के अगर एक कॉपी पे 4 यूनिट का करोगे ना, वो क्या होता है बाद में फट जाएगा। अगर पतली पतली कॉपी रहेगा ना तो वो फटता नहीं है जल्दी, और एक एक यूनिट मान लो एक कॉपी ख़राब होता है तो बचा रहेगा। जैसे मेरे पास 6-7 कॉपियाँ हैं जिस पे मैंने अलग अलग, जैसे मान लो MSc एंट्रेंस के लिए भी मैंने तैयारी किया था, उस समय का नोट्स है। और इधर प्लांट फिजियो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, ऐसे करके सेल बायोलॉजी के लिए अलग अलग मैंने कॉपियाँ बना रखी है। तो नोट तो ज़रूर करना, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ोगे तुम लोग, तो वो क्या होगा, आज पढ़ रहे हो 1 हफ्ते बाद भूल जाओगे, लेकिन नोट करे रहोगे ना तो वो चीज़ें बाद में रिवाइज कर सकते हो। नोट बनाना जरूरी है, समझे। आस्था कौन, अनुष्का पूछी थी। ओके हाँ थैंक यू भैया। और कुछ ये 98 परसेंटाइल में आपका JRF भी हो गया है? हाँ 98 पॉइंट से, मैं OBC से हूँ तो मेरा JRF मेरा 116 मार्क था। तो वही देख सकते हो गया। एक साल में 2 बार हाँ सीधी बोलो। आप AU के स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं तो BHU का हूँ, अभी जस्ट हूँ, नहीं था, अभी जस्ट मेरा MSc कंप्लीट हो गया तो मैं आउट हो गया BHU से। ओके, एक साल में CSIR 2 बार होता है। पहले जब कोरोना नहीं था, दिसंबर में होता था और शायद जून में होता था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से कुछ गड़बड़ी है। अगला CSIR मान के चलो जनवरी या फरवरी में होगा, ठीक है। अभी लास्ट हुआ ही था, अभी देख ही रहे हो 1 हफ्ते पहले। अगला वाला जनवरी लास्ट मंथ या फरवरी फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करो। एक ही पेपर होता है ना? कैसा एक पेपर? मतलब सिर्फ एक ही पेपर होता है ना, उसके बाद इंटरव्यू होती है? मतलब मुझे इसका पैटर्न नहीं पता है, आप जरा बताएंगे कितने पेपर होते हैं? अच्छा, देखो तुम्हारा पेपर एक ही होता है CSIR, जैसे कि अगर सब्जेक्ट तो अलग अलग होते हैं, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस और अर्थ साइंस, लेकिन हमें देना किसमें, लाइफ साइंस में देना है। तो एक पेपर होता है, एक पेपर में 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। 3 पार्ट आते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C करके, और उसमें से सारा क्वेश्चन अटेंड करना होता है। 200 नंबर का, 400 नंबर का पेपर होता है एक्चुअली में, क्योंकि देखो पार्ट A में तुम्हारा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का हो गया, पार्ट B में 50 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया, और पार्ट C में 75 क्वेश्चन 4-4 का है, तो वही 7 चौक 28, ऐसे मान लो 250 नंबर का। तो पूरा 400 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर का हमें अटेंड करना होता है। 100 प्लस अगर ला रहे हो, मतलब 120 ला रहे हो तो अच्छा रैंक कर सकते हो। तो वही है, मतलब एक पेपर देना होता है, फिर क्वालिफाई हो जाएगा, फिर तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के लिए वैलिड रहेगा।
कहीं भी पीएचडी करना हो, कहीं भी हमारे इंडिया में या बाहर भी जा सकते हो। बाहर जाने के लिए अलग से एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। अगर इंडिया में करना है तो जाके वहाँ पे अप्लाई करोगे पीएचडी के लिए, अपना सर्टिफिकेट लगा दोगे। अगर एग्ज़ाम लेना है तो वो लोग एग्ज़ाम लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करते हो तो वहाँ से पीएचडी में इनरोल हो जाएगा, आराम से करने लगोगे, पैसा मिलेगा 35,000 महीने का। पीएचडी कितने साल का? पीएचडी तुम्हारा पीएचडी कितने साल का होता है? पीएचडी मिनिमम देखो 3 साल का होता है। 3 साल लैब में देना पड़ेगा। 3 साल के बाद अगर कहीं जाना हो, जॉब वॉब लग जाए तो जा सकते हो। पीएचडी के लिए अगर पूरा करने की बात करूँ तो 5 से 7 साल पीएचडी के लगते हैं, ठीक है। अगर गाइड अच्छा मिल रहा है तो 5 साल में तुम्हारा निपट जाता है। कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है? अरे एलिना, दोनों अच्छे हैं, आईएफएस और अनअकैडमी दोनों अच्छे हैं। बस मैटर ये करता है कि कहाँ से हमें समझ में आता है। कहीं भी जाने से पहले यूट्यूब पे वीडियो पड़े होंगे, जिस टीचर से पढ़ना है वो देख लो, जहाँ पे अच्छा लगे वो ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धि समझ में आ गया पेपर पैटर्न? हाँ जी, थैंक यू। वेलकम वेलकम। और कोई कुछ? भैया बुक कौन कौन सा? अच्छा बुक के लिए देखो यार, हाँ शताब्दी बता रहा हूँ। बुक के लिए देखो, पहले हम बात कर चुके हैं। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड तो हो रहा है, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो बुक के लिए देखो ना, शुरुआत करो, मैं कहूँ तो पैथफाइंडर, ठीक है। पीडीएफ से देख लो यार, पीडीएफ मैं ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से देख लो। और बुक लेना है तो बुक का लिस्ट बहुत सारा है। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन सा बुक है, उसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर खरीदना होगा तो भाई एक बुक आता है 15-20 हज़ार का, उतना मत ही जाना। देखो बायोकेमिस्ट्री के लिए ले लो लेहिंगर, ठीक है। लेहिंगर ले लो, या तो और बहुत सारे बुक, लेहिंगर ही अच्छा है मेरे हिसाब से। सेल बायोलॉजी के लिए ले लो अल्बर्ट लोडिस कूपर करके आती है, लेकिन अल्बर्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने तैयारी के टाइम पे नहीं पढ़ा था, बाद में जब मैं क्वालिफाई कर लिया तब पढ़ा था, अच्छा था। जेनेटिक्स के लिए तुम ले लो, कौन ले लो, पियर्सन ले लो, अच्छा है वो। और तुम्हारा कौन सा और बच रहा है? तो ये एक ये बुक पढ़ना डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए, सबको पता है, गिलबर्ट बहुत ही अच्छी है, वो पढ़ लो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, वाटसन की बुक आती है एक, ठीक है, जीन्स करके, लेविंस जीन्स करके है, वो बहुत अच्छी है। इवोल्यूशन के लिए तुम ले सकती हो पीटर स्टेलिंग की, वो अच्छी है। और इवोल्यूशन के लिए मैंने बुक देखा नहीं, इवोल्यूशन तो वैसे ही बहुत सिंपल था, मैं पहले से ही पढ़ा था, तो वो चीज़ें सही था। और देखो टेक्निक के लिए है, टेक्निक के लिए कोई एक बुक नहीं आती है। तुम प्रणव कुमार की वो बायोफिजिक्स की एक बुक आती है ना, पैथफाइंडर की, वो अच्छी है, वहाँ से पढ़ सकते हो। और देखो बुक ना, नाम बताने के लिए देखो मैं नाम बता दे रहा हूँ, सब बता देंगे, लेकिन ना नाम ही सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन पढ़ने जाओगे 2-3 दिन पढ़ोगे, बोर हो जाओगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बुक के चक्कर में उतना भैया मैं ई लर्निंग का सब्सक्रिप्शन ले रही हूँ, तो सिर्फ उससे इनफ रहेगा या मुझे अलग से पाथफाइंडर से पढ़ना पड़ेगा गेट के लिए? हाँ। अरे बहुत ही अच्छा है, देखो वो लोग नोट्स भी देते हैं, मैंने भी लिया था, लेकिन मेरे केस में हुआ क्या कि मैंने पहले ही चीज़ें पढ़ रखी थी, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का है या टैक्सोनॉमी है, तो ये चीज़ें मैं पहले से पढ़ रखा था, तो मैं बस उनका पीडीएफ देखा था, तो काफ़ी अच्छा है वो, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना वो लोग पढ़ा रहे हो उतना पढ़ ले रहे हो। और एक चीज़ औस्ता ध्यान देना ना, नए नए रिसर्च जो हो रहे हैं लाइफ साइंस के इस क्षेत्र में, उनको थोड़ा देखती चलना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गेट में। ये चंदन कुछ कर रहा है, रुको इसका मैं देख लेता हूँ। भैया मैं कंफ्यूज हूँ कि एसएससी एमटीएस करके जॉब्स करूँ कि आगे एमएससी करूँ। घर के लोग प्रेशर बना रहे हैं जल्दी कुछ करना, क्योंकि एसएससी एमटीएस क्रैक हो जाए। भाई जब क्रैक हो जाएगा तो कौन टेंशन लेना, फिर क्रैक हो जाएगा, जब खुद पे भरोसा है ना तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही होता है यूपीएससी करो भैया, भाई करेंगे टाइम आने। सबसे देखो ज़रूरी चीज़ यही होता है ना, पहले जैसे मुझे अभी आज से 6-7 महीने पहले बात करूँ तो मुझे पैसों का उतना मतलब नहीं था, मुझे लगता था भाई पैसा क्या हो जाएगा ज़िंदगी में, पैसा नहीं मैटर करता है। लेकिन हमारा मेन मोटो तो यही, चाहे हम जितना पैसे से भाग लें, लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं इसीलिए कि एक अच्छी जॉब मिल पाए और हम पैसे कमा पाए, क्योंकि पैसा सब कुछ है हमारी ज़िंदगी में, तो हम जितना जल्दी पैसा कमा पाए वही हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। हाँ बहुत मैटर करता है भाई यूपीएससी के लिए। अरे धोखा भाई, यहाँ पे तुम धोखे की बात कर रहे हो चंदन, धोखा तो तुम्हें भी मिला होगा। धोखा देखो 18, 20, 21 साल के जब होते हैं ना, तो जिनको धोखा नहीं मिला है किसी से ना, तो वो अभी उनके साथ कुछ गड़बड़ी है।
तो 21-22 साल के ऊपर हो जाते हैं, उनका धोखा तो मिला ही होता है सबको, समझे? कोई बोल नहीं रहा है कुछ। धोखा होगा नहीं मैटर करता यार, अपने अंदर जुनून लाओ, करने के लिए कर लोगे। धोखा चाहिए चंदन को कोई धोखा दो। और कुछ कहेगा क्या? हाँ सही बोल रहा हूँ विकास, ये कड़वा सच है भाई। देखो अटैचमेंट ना हमारा होता रहता है। एक यूपीएससी अरे यार यूपीएससी करोगे, देखो पावर आएगा, पैसा जो है ना यूपीएससी में तुम्हारा 56-57 हज़ार मिलेगा। अगर तुम इधर उधर करते हो कुछ गड़बड़ी तब ज़्यादा कमा पाते हो, लेकिन तुम अच्छा एक ऑफिसर बनते हो तो तुम्हें 56-57 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा। पैसा कमाना है बढ़िया से तो बिजनेस करो मस्त से। क्या कर रहे हो? पावर तो रहेगा। पावर भाई, पावर देखो जॉब से नहीं होती, पावर व्यक्ति की होती है। अभी जैसे मेरा है तो मैं बहुत पहले, ये अक्षय कुमार का डायलॉग होता था ना, मैं पहले बहुत ये हुआ करता था, फिर मुझे मिला ये, फिर मैं ऐसा हो गया। तो ऐसा ही मेरा है कि पहले मैं भी बहुत मतलब ऐसे टाइप का बहुत ही नादान हुआ करता था, कोई मेरा बैंड बजा के चला जाया करता था। लेकिन जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई ना, तब मेरे में आ गई मतलब एक टाइप का अंदर से मेरी पहचान आ गई कि भाई मैं विशाल हूँ। तो ऐसे करके वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। पैसा यार, जैसे अभी मैं एक जॉब दे रहा हूँ, तुम लोग करना चाहो तो भाई बताऊँ क्या जॉब है? हाँ भैया बोलिए। जॉब ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। कोई अगर वीडियो बनाना चाहे मेरे चैनल पे तो उसको करना क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से अपने कॉपी पे, या कोई भी गूगल से एक फ़ोटो डाउनलोड करना है। मान लो पॉलिनेशन का फ़ोटो डाउनलोड कर लिया या ओब्यूल का फ़ोटो डाउनलोड करके उसके बारे में एक्सप्लेन करना है स्क्रीन रिकॉर्डर से। 4-5 मिनट का वीडियो बन जाएगा, उसको गूगल ड्राइव में या मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। फिर मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिर क्या होगा उसका ना, जितने मान लो मिनिमम मैं बात करूँ तो 20 से 50 व्यू पे 1 रुपये बन जाते हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसे मान लो परसों एक वीडियो अपलोड किया, उस पर मेरा 26 रुपये बन गए परसों के वीडियो पे। तो आपका जितना वीडियो चलेगा, अगर एक महीने मान लो आपका वीडियो 100-200 रुपये एक वीडियो इनकम करती है, तो आपका पूरा जितना भी पैसा बनेगा आपके पास वो डाटा रहेगा और उतना मैं आपको पे करूँगा। अगर आपको पढ़ाना पसंद है तो ये अच्छा जॉब है, मतलब जॉब ऑफर है, जैसा भी समझ लीजिए। हाँ, अभी ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो बना के हमें दीजिए, हम आपको अपलोड करेंगे चैनल पे और आपका जितना पैसा मिलता है बनता है मैं आपको दे दूँगा। बस इसमें एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको एक विश्वास के प्रति होना चाहिए। मैं अभी आप मान लीजिए 10-15 वीडियो डालते हैं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का एक्सेस आपको दे दूँगा, तो आप खुद वहाँ पे अपलोड करेंगे और आप मॉनिटर कर पाएँगे कि कितना इनकम हो रहा है आपके वीडियो का। और आप हमारा भी कर सकते हैं और हमारा लुटिया भी डुबा सकते हैं चैनल हैक करके। तो विश्वास होना चाहिए बस। अभी अगर आपको करना है सुनिए, तो आपको करना है मान लीजिए आप हफ्ते में 1 वीडियो देते हैं, 4 वीडियो देते हैं, और मैं बताऊं जैसे अभी 3 दिन मेरा मोनेटाइज हुआ और 2 दिन से मैं वीडियो उतना अपलोड नहीं कर रहा हूं, तो अभी ले दे के 70 रुपये बन गए हैं। ओके, तो एक वीडियो से मान लीजिए एक वीडियो पे अगर 1000 व्यू आता है तो 1000 पे 100 रुपये बन जाएंगे, 100 से ज़्यादा ही, तो वही समझ लीजिए। ये तो फिर आपके लिए अरे नहीं ना, रिस्की नहीं होगा ना, तो मैं कहाँ एक्सेस दे रहा हूँ। जब मुझे भरोसा हो जाएगा आप पे, आप हमारे कांटेक्ट में अच्छे, तब मैं एक्सेस दूंगा। अभी मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो बनाना है और बस बना के मुझे देना है, मैं अपलोड करूँगा चैनल पे। फिर वो तो आप देख पाएंगे ना कितना व्यू आ रहा है आपके वीडियो पे, ठीक है। हाँ भैया। तो ये एक जॉब ऑफर है भाई। जैसे अभी मेरे चैनल पे ही है, मैं डेली जैसे मान लो मैं कल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज सुबह उसका मतलब आ रहा है चीज़ें, तो उस पर एक वीडियो पे एक आरएस पे कितने व्यू चाहिए भैया? एक आरएस पे वही मैं बोल रहा हूँ ना, 20 से 50, मिनिमम 20 व्यू और मैक्सिमम 50 व्यू होने चाहिए। तो मतलब 20 व्यू से 50 व्यू आ जा रहे हैं तो 1 रुपये बन जाते हैं। और ऐसा देखो मेरे चैनल पे एक दिन पे एक वीडियो पे ले दे के 200 से 300 व्यू आ रहे हैं, तो वही समझ लो। और बहुत सारे वीडियो ऐसे भी जो पार हुए हैं, बहुत सारे मतलब 3000 तक व्यू हैं। तो अभी तो शुरुआत है, अगर कोई जुड़ना चाहे तो भाई जुड़ सकता है, मस्त ऑफर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरुआत छोटे से होती है। और कोई कुछ कहेगा? पहले कमेंट्स मैं करता हूँ भैया लवली ट्यूब से। अच्छा, ठीक है, लवली ट्यूब, गुड। और कोई कुछ कहेगा यार? सब सैचुरेट हो गए। भाई निमीबिया का चीता यहाँ पे आ गया है क्या? जियो सिर बोल रहे हैं कोई, कुछ कहो भाई।
भैया ई लर्निंग बोलो आस्था। एयू का कट ऑफ कब तक आएगा, काउंसलिंग कब तक होगी, पता है कुछ? पहला तो आ गया था ना, कट ऑफ आ चुकी है सर। हाँ वही तो। लेकिन फिर ऑनलाइन कराने का कह रहे हैं वो लोग। वो उन लोगों ने मना कर दिया भैया, मतलब रोक दिए वो वाली कट ऑफ, नई कट ऑफ निकलेगी। अब पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद निकलेगी कट ऑफ। अच्छा तब तो यार स्टेप होने ये तो गड़बड़ी हुई है, वेट कर लो फिर। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक होगा। अच्छा तो वेट कर लो, पता चल गया ना। कोई पूछ रहा था ई लर्नम का सब्सक्रिप्शन कैसे लें, तो ई लर्नम का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ई लर्नम का एक ऐप आता है ना, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कैसे लेना है। आई थिंक 3 या 4,000 के अंडर है सब्सक्रिप्शन उनका। कितना है? 4,000। यार मैं भी सोचता हूँ कभी कभी पैसा कमाना चाहूँ ना, बहुत पैसा कमा सकता हूँ ऐसे ही मैं भी करके। अभी जैसे डीयू का टेस्ट ही है, मैं कहता सबको कि 20-20 रुपये दो, 40 रुपये, 4 दूनी 8, 800, 1,000 रुपये कमा लेता मैं। लेकिन नहीं यार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कमाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी ऐप बनाइए ना वैसे? क्या हुआ? ऐप आपका भी आप ही लॉन्च करिएगा। अनअकैडमी पे मेरा सिलेक्शन हुआ था भाई, मैं पढ़ा सकता था, लेकिन मेरा एक ना ईगो वाली बात मेरे पे आ जाती है। मेरा एलेन में सिलेक्शन हुआ, आकाश में हुआ, लेकिन मैं ईगोइस्ट थोड़ा सा लड़का हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई मैं किसी के अंडर क्यों जाऊँ, जब मेरा खुद का है, तो छोटा सा है लेकिन खुद का है, मैं खुद का अपना एम्पायर बनाऊँगा, किसी के अंडर जाके क्यों करना। और कोई कुछ कहेगा? फिजिक्स वाला जैसे बनिए भाई, हम अपने जैसे बनेंगे, ठीक है? हम जैसे हमें मस्त लगता है, खुद को हम मस्त लगते हैं जैसे भी हैं। बॉटनी वाला बात ये तो अच्छा हाँ, शायद हो सकता है, क्योंकि उन्हीं का छत्र छाया में हम पले बड़े हैं, जितेंद्र सर के। गुड। पहले मैं जब 11 तक था ना, मुझे सेल डीएनए कुछ नहीं पता था, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। फिर मैं 12th में आया तो मुझे मोबाइल मिली, तो मैं चला गया बायोमेंटस पे। तभी से भैया गेट एग्ज़ाम में क्या बोल रही है शताब्दी भैया? गेट एग्ज़ाम में नहीं, फिजिक्स नहीं होता है, केमिस्ट्री होता है। देखो गेट के एग्ज़ाम में तुम्हारा क्या क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, और तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी होता है, फूड टेक्नोलॉजी होता है, बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है और माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो तुम्हारा देखो केमिस्ट्री होता है और जनरल एप्टीट्यूड ये कंपलसरी होता है, और ये अलग से जैसे बॉटनी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब हो गया। इसमें से 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो मैंने क्या क्या चूज किया था, बॉटनी और जूलॉजी किया था, जनरल एप्टीट्यूड किया था, केमिस्ट्री किया था। केमिस्ट्री मेरे 2 नंबर थे, ठीक है, सब निगेटिव हो गए थे। ओके भैया, मेरा जूलॉजी 200 हाँ बहुत अच्छा चांस है यार, 200 है ना। देखो अच्छा है, क्योंकि सीयूईटी में देखो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया ये। अभी जैसे वो है ना, क्या बोलते हैं यार, काजल मैम एक है, कोई चैनल है उनका, तो उन्होंने कराया था अपने ग्रुप में पोल जूलॉजी वालों के लिए, तो मैं देखा था, उतना नहीं आया था किसी का। और कोई कुछ सजेशन देना चाहेगा मुझे? यार देखो, मुझे भी पढ़ाई करनी है यूपीएचएससी के लिए, और मुझे ना एक्चुअली पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे पढ़ाना पसंद है, और इसी में हो जाता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। मैं सोचता हूँ यार इतना पढ़ लिया अब, तो अब पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि यूपीएचएससी में मैंने बताया ही था कि एक सीट पे 116 लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है, एक सीट के लिए 116 लोग हैं, और वो लोग पीएचडी पास आउट, यानी यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी लेक्चरर, वो सब है, और मैं एमएससी का लड़का होके जा रहा हूँ लोगों के साथ फाइट करने एग्ज़ाम में। तो देखते हैं, और कोई कुछ कहेगा? बहुत लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने कुछ बोला नहीं। यह एक डाउट है। हाँ बोलो। कि जो नेट का पेपर लाइफ साइंसेस से होता है, तो अगर हमें, तो फिर पीएचडी मतलब किससे होगी? लाइफ साइंस से उससे होती है, 4 सब्जेक्ट से? जैसे हमें तो बॉटनी से पीएचडी करनी होती है, तो वो कैसे होता है फिर? अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास देखो ना, लाइफ साइंस देखो, बॉटनी से करो, जूलॉजी से करो, या कहीं से, तुम्हारा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मान लो तुम बॉटनी का हो लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट कैंसर बायोलॉजी पे है, तो तुम जाके कर सकते हो, तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम किसी भी फील्ड में जाके कर सकते हो पीएचडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट
नेट बेसिकली एक मतलब एक वैलिड कार्ड है कि आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसमें कर सकते हो बिल्कुल जाके पीएचडी। बिल्कुल तो बिल्कुल जो ये IISc बैंगलोर के इंस्टीट्यूट है और भी मतलब जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट नेट लाइफ साइंसेस से ये नेट से बच्चों को लेती होगी, तो सब वो सब कैसे मतलब मिलता है? स्कोर से कि रैंक से? रैंक 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 डायरेक्ट अप्लाई करते हैं? रैंक अच्छा, रैंक से मिलता है। रैंक तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, और जो तुम्हारा होता है ना मेरिट वो बोलते हैं ना, ठीक है। तुम्हारा MSc का सारा API इंडेक्स बनता है, वो तो पता ही होगा आई थिंक। तुम्हारे जैसे 10-12 BSc MSc का पूरा मार्क जोड़ते हैं, ठीक है, परसेंटेज जोड़ते हैं, फिर उसको एक एवरेज निकालते हैं। तो जितना अच्छा तुम्हारा रहता है उसके आधार पे, और तुम्हारा CSIR का रैंक वो मैटर करता है, फिर इंटरव्यू और एग्ज़ाम, ठीक है। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, और सबसे बड़ा चीज़ होता है रिकमेंडेशन। अगर PhD किसी को करना है तो टीचर का रिकमेंडेशन होना चाहिए। आप मतलब टीचर आपको जानता होना, मतलब जान पहचान का होना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सच ये है, आज के PhD इंस्टीट्यूट का जो भी ऑफ़र कर रहे हैं ना, वो लोग निकाल तो देते हैं कितनी वैकेंसी है, लेकिन वहाँ से अंदर अंदर सब फिक्स होता है कि ये PhD की सीट किसको दिया जा रहा है। तो वो सब भरना वरना मतलब उतना मतलब नहीं आ पाता चांस में। जैसे BHU DUU है, तो ये लोग PhD ऑफर करते हैं ना, तो पहले से ही स्टूडेंट बात किए होते हैं उनके कि हाँ मतलब हमें चाहिए, तो वो लोग उन्हीं को देते हैं ठीक है। जो बाहर से भरते हैं तो वो बेकार हो। जैसे BHU का मानो अभी रेट एग्जम्प्टेड हुआ था, मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे लगा कि मेरा ठीक है मैं कर लेता हूँ PhD, लेकिन हुआ क्या, आपका आया था 11 सीट 11 सीट PhD के लिए ऑफ़र किए थे, और देने गए थे बहुत सारे लोग, अप्रॉक्स 700 लोग गए थे, और इंटरव्यू चला था 1 बजे से लेके 7 बजे तक, ठीक है, शाम तक। अगर मैं जाता तो मेरा 8 बजा देते, क्योंकि V से हूँ और लास्ट तक आता है, फिर लेते भी नहीं। क्योंकि एक चीज़ होता है ना, जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है PhD का और उतना कुछ लैब का नॉलेज नहीं है, तो दिक्कतें आती हैं। ओके भैया आस्था, भैया गेट में अच्छी IIT के लिए कितना नंबर आना चाहिए? रैंक अंडर 100 रहो, अच्छा मिल जाता है, ठीक है। देखो वो रैंक नहीं मैटर करता, गेट का एक स्कोर होता है ना, गेट का स्कोर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मिल जाएगा। गेट स्कोर मिलता है, वो रैंक एक होता है और एक होता है गेट स्कोर। ओके, अरे करो, क्वालिफाई करो, पर भैया PhD करने से हाँ, अरे लगता है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और मतलब वो सही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, 35,000 रुपये मिलता है। दिक्कत यही बात आती है भाई, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है PhD में तो आप जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, मस्ती में आप कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट है तो आप काम करते, लेकिन आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट होने के लिए PhD कर रहे हैं ना, पैसा लेने के लिए, तो आप हो जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जाएंगे, आपको सुबह 8 बजे लैब में घुसेंगे और रात को 7 साढ़े 8 बजे निकलेंगे लैब से। आप पूरी अपनी ज़िंदगी का लैब में दे रहे हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो दिक्कत आ जाती है। हाँ, पैसा के लिए जाएंगे तो भाई पैसा सही भी है और पैसा बुरा भी है। पैसा कमाना ही है तो बहुत सारा ऐसा रास्ता है जहाँ पे हम पैसा कमा सकते हैं बहुत, ठीक है। PhD करना है सबको, देखो इंटरेस्ट आ जाएगा यार। जैसे देखो मुझे इसलिए भैया गेट क्रैक करने से क्या होगा, नेट तो पता है भैया, PhD कर सकते हो। अरे गेट से भी PhD करते हैं, वो जैसे IIT होता है ना, IIT में गेट के थ्रू जाते हैं, या कहीं भी PhD करने जाएंगे गेट के थ्रू भी PhD में लेते हैं। देखो गेट होता है, DBT होता है, ICMR होता है, ICAR होता है, तो ये सब जितने भी एग्ज़ाम है ना, इससे भी हम PhD कर सकते हैं, गेट के थ्रू भी PhD कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। ओके, उन सब में भी फेलोशिप मिलती है? हाँ देखो DBT में CSIR से ज़्यादा फेलोशिप मिलता है। DBT जो होता है तो ठीक है, बेट वो तो स्पेसिफिक बायोटेक्नोलॉजी के लिए होगा ना? अरे नहीं, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटनी में भी कर सकते हो, कहीं से भी बेट का जाके कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा स्टाइफेन जो होता है उतना ही मिलता है, लेकिन वो कुछ साल में कुछ ऐसा मतलब कुछ स्टाइफेन और मिलता है उसमें, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आई थिंक 5,000 आई थिंक। तो वही है, CSIR 35,000 देता है, तो वो ले दे के 36,000 देता है, और गेट का 12,500 देता है। ऐसे देखो PhD करने के लिए बहुत लोग होते हैं जो बिना JRF वारफ के भी PhD करते हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिलता, फिर भी PhD करने वाले लोग हैं इंडिया में जो करते हैं। उनको करना होता है, वो काम करते हैं, काम कर रहे हैं, तभी तो इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं। मेरा इसलिए नहीं आस्था, गेट के थ्रू IIT से कितनी मिलती है फेलोशिप? वही 12,500 यार, 12,500 आई थिंक।
IIT से? नहीं, अच्छा IIT से ज़्यादा मिलता होगा एक्चुअली, एकदम क्लियर कट आइडिया नहीं है, मैं पता करूँगा फिर ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। और कोई कुछ जानना? इंटीग्रेटेड MSc PhD के फायदे होते हैं बहुत ज़्यादा, ये बहुत अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि साथ साथ आपका MSc भी हो जाता है और आपका PhD का भी काम चलता होता है। फिर MSc जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, उसी को जो आपने काम किया होता है वो डायरेक्ट PhD में कन्वर्ट हो जाता है और आपका कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से हो जाता है। लेकिन चीज़ें क्या होती है, ऐसे अगर आप प्योर MSc कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, डिजर्टेशन ये सब करे रहेंगे तो PhD में आपका इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन आप एक ऐसे मान लीजिए कहीं से ऐसे किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं MSc, जैसे मान लीजिए मेरे गांव में कॉलेज है, यहाँ से बहुत लोग MSc किए हैं, 17-18 लोग, ठीक है। उनको कोई लैब नॉलेज नहीं, ऐसा PhD का कुछ नहीं पता, तो वो लोग PhD में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्हें जब पता ही नहीं है तो उसमें जाके क्या होगा, PhD ज्वाइन करने के लिए कर लेंगे, 1 साल तो समझने में लग जाएगा कि हमें करना क्या है, फिर वही सब चीज़ें हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड का मस्त रहता है, उसमें सारा चीज़ बता देते हैं पहले से, ओके। थोड़ा सा मेहनत करना होता। हाँ बोलो सिद्धि। आपको टिफर का कोई आइडिया है? किसका? टिफर का सर, जो एग्जाम होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अरे यार देखो, मेरे BHU में ना बहुत, जब फॉर्म भरा जा रहा था तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरे कई सारे दोस्त दिए थे, तो इवन 2-3 लोगों ने क्वालिफाई भी किया टिफर। अच्छा है, मतलब सही होता है। देखो लाइफ साइंस का कोई भी एग्जाम हो ना, देखो मैं बता रहा हूँ ना, एक कॉमन सिलेबस है, CSIR का सिलेबस देख लो, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी और बायोस्टैटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये 3 सिलेबस होते हैं, उसको अलग से थोड़ा तैयार कर लेना, ठीक है। मैं टिफर के बारे में थोड़ा बता दूंगा पता करके, अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे। तो ये 3 सब्जेक्ट और तैयार कर लो और सारा चीज़, कोई भी एग्जाम हो भैया, मैं 20 का कितने तक PhD कर लूँगा। 26 के बाद शादी का प्रपोजल आने लगता है। शादी, PhD के साथ साथ शादी का तो सोचना ही मत, ठीक है। PhD के साथ साथ शादी नहीं कर सकते भाई। शादी के लिए, शादी करोगे 10 दिन का छुट्टी लेके आओगे, फिर PhD करते करते शादी के लिए 10 दिन का बस छुट्टी देंगे, तो समझ लो फिर जब तक 5 साल तक PhD नहीं होता है, दूर रहो एक दूसरे से। क्या कर सकते हो? PhD के बाद क्या कर सकते हैं पोस्ट डॉक के अलावा? मतलब डायरेक्ट फिर जॉब लग सकती है? अरे वही तो मैं बता रहा हूँ ना सिद्धि। देखो PhD यहाँ तक, मुझे यहाँ तक कॉल आते रहते हैं, इवन जो एक कोई मतलब ऐसे लोग हैं जो पोस्ट डॉक कर रहे हैं अब्रॉड से, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, क्योंकि मेरा चैनल वैनल है, मैं पढ़ाता उड़ाता रहता हूँ इधर उधर। तो पोस्ट डॉक कर लो या PhD कर लो, बाद में क्या होता है, अगर इंटरेस्ट है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, कड़वी सच्चाई ये है कि PhD लोग कर रहे हैं डिग्री के लिए, PhD हो जाती है, उनको जॉब ही चाहिए, वो क्या करने लगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जैसे GDC हो गया, UPHSC हो गया, MS सेट हो गया, ये सब देने लगते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए जॉब। सब टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, कोई रिसर्च में उतना आगे जा ही नहीं रहा है, ठीक है। PhD के बाद कोई आगे प्रोसीड करना ही नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या है, PhD में एडमिशन ले लिया, हमें फेलोशिप मिल रहा है, हमने घर बनवा लिया, एक अच्छी सी बाइक खरीद लिया, शादी कर लिया, ठीक है। फिर क्या होता है, पोस्ट डॉक करने के लिए हमें मतलब आगे जाना होता है, तो जाते नहीं हैं, फिर उसी में रह जाते हैं। फिर PhD करते करते क्या होता है भाई, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दो, लगता है तो लगता है, नहीं तो फिर वही हाल हो जाती है, घूमना पड़ता है PhD के बाद भी। रिसर्च कैसे जाना पड़ता है? क्या हुआ? रिसर्च के लिए बोल रहे हैं आप? कहाँ PhD करने के बाद? अरे पोस्ट डॉक के लिए वो GRE ये सब करके एग्ज़ाम होता है, दूसरा मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग, मतलब जो भी कंट्री हैं उनके लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है ना, वो लोग अलग अलग से एग्ज़ाम देते हैं। मुझे GRI के बारे में थोड़ा सा पता है, GRE के बारे में, वो सब दे के क्वालिफाई करके फिर वीज़ा वूजा बनवाओ 1-1.5 लाख दे के, फिर जाके वहाँ पे रह के PhD करो पोस्ट डॉक, तो वो होता है भाई, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें लंबा समय लग जाएगा। उसमें गवर्नमेंट का कोई वो रोल नहीं रहता, मतलब कुछ देती नहीं है पोस्ट डॉक अगर फॉरेन से अब्रॉड से करना होता है तो? नहीं उतना तो नहीं, मतलब नहीं देती है। वहाँ से करोगे तो फेलोशिप काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि वहाँ हमारा रुपया थोड़ा कम है, वहाँ का डॉलर वॉलर ज़्यादा होता है, वहाँ का पैसा तो मिलता जाता है। दिक्कत यही आती है ना, देखो ना, हम इंडियन हैं, चाहे जिस भी स्टेट से, हमारे लिए हमारे कल्चर, हमारी फैमिली बहुत मायने रखती है। तो ऐसा मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो फैमिली को छोड़ के बाहर जाते हैं इतने दिनों के लिए। अब जिनके घर पे लोग हैं, मान लो काफ़ी बड़ी फैमिली, तो वो लोग जा सकते हैं, लेकिन जो लोग अकेले हैं जिनकी फैमिली के लिए, तो वो लोग नहीं जाते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा सा। और इतनी चीज़ें हमारे इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम ही है कि हमें उतना पता नहीं होता, चीज़ें अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती ना,
रिसर्च के नाम पे बस PhD डिग्री ले रहे हैं, आगे रिसर्च कर नहीं रहे हैं, तो क्या करेंगे। बाहर जाना जरूरी है, इंडिया में ही है भैया वो सब। कौन पोस्ट डॉक करने के लिए इंडिया में? या भैया अरे तो इंडिया में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है करने के लिए, लेकिन ये चीज़ है ना, अभी हम लोग 23-24 साल के हैं। हाँ, एक दिन शाम को घर से गायब हो जाओ, कॉल पे कॉल जाना लगेगा, विकास कहाँ पे हो। भैया हाँ जानता है। हाँ, तो वही दिक्कत है भाई। मैं इतना बड़ा हो गया, बहुत लोगों को पता होगा, मैं अभी लास्ट मंथ या 1.5 मंथ हुआ होगा, मैं फर्स्ट टाइम रेल में ट्रेवल किया, ठीक है। इसके पहले कभी बैठा नहीं था, अपने स्टेट से बाहर नहीं गया, मतलब स्टेट क्या यार कहूँ, अपने शहर से बाहर नहीं गया था। तो ऐसा चीज़ होता है लाइफ में। मेरा भी कॉल आया था, ये एग्जाम दिए थे तो भैया। देखो PhD करके, अभी सिद्धि पूछ रही थी ना PhD करके जॉब वॉब का, तो देखो PhD कर लो या जैसे MSc कर लो, JRF कर लो। देखो सबसे शॉर्टकट रास्ता मैं तो यही मैं अपना बता रहा हूँ, तुम लोग फॉलो करना हो करो, नहीं करना है नहीं करो, ठीक है। मेरा शॉर्टकट रास्ता ये है कि जैसे मैं MSc कर लिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे टीचिंग पसंद है, तो मैं अभी PGT बायोलॉजी लेक्चरर का फॉर्म भर दिया हूँ, वहाँ भी 47-48 सीट है, और UPHSC का फॉर्म भर दिया, और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं MCQ सॉल्व करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो अगर मान लो सिलेक्शन हो गया गलती से, तो फिर इसमें अच्छा रैंक होता है ना। UPHSC में तो कॉलेज का लिस्ट होता है कि इस कॉलेज में 2 सीट है, इसमें 1 सीट है, तो हम नाम देते हैं कि हमें इस कॉलेज में जाना है, अगर अच्छा रैंक ला दिए तब, और आपको मिल जाती है, आपको जॉब लग जाती है। दिक्कत ये होती है आप PhD नहीं किए हैं, तो आपका क्या होता है ना, आपका वो होता है ना कि आपका प्रमोशन नहीं होता है। फिर भी मैं बात करूँ भाई, अगर 70-72 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो प्रमोशन की क्या ही ज़रूरत है, और आप एक ही जॉब क्यों कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी मेरा UPHSC हो जाता है, मुझे पैसे मिलने लगते हैं महीने के 70 हज़ार, फिर 1-2 साल 3 साल मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, बाद में मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो जुगाड़ भी तो बहुत होता है। PhD की डिग्री वगैरह ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भाई आगे बहुत कर सकते हैं, मेरे पास पैसा हो जाएगा, किसी को दूसरे को पैसा दे के मैं काम करवा सकता हूँ, कोई बिजनेस करवा सकता हूँ। तो ऐसे करके अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। देखो जो PhD करते हैं, जो PhD किए हुए हैं, इवन अभी मैं क्लास चलता है मेरा रोज़ रात को 9 बजे, ठीक है, एक आध बार मैंने ज्वाइन भी कराया था कई लोगों को, तो मैं इवन उन लोगों को पढ़ाता हूँ जो PhD स्कॉलर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, तो उन लोगों को पेपर ऊपर हम लोग सॉल्व कराते हैं। मतलब इवन मैं ही अकेले नहीं, बहुत लोग हैं, मतलब जितने भी लोग ग्रुप में हैं वो लोग क्लास लेते हैं, तो एक दिन करके सब लोग क्लास लेते हैं, तो उनके साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यही चीज़ है, PhD कर लो या कुछ भी कर लो यार, बाद में वही आती है लास्ट में कि हमें जॉब मिल जाए, और जॉब क्या, वही टीचिंग लाइन, UPHSC करो, PGT करो, यही सब करो। समझ रहे हो। TGT PGT LT के लिए B.Ed जरूरी होता है क्या? PGT के लिए B.Ed जरूरी नहीं है, LT ग्रेड हो गया, TGT हो गया, ठीक है, ये सब के लिए B.Ed चाहिए होता है, PGT के लिए B.Ed नहीं जरूरी है। ओके, MSc से दे सकते हैं। थैंक यू। ये फैमिली वाला पढ़ने में भूलने लगता है, उसका टिप्स बताइए अभी एंजल्स। अरे फैमिली देखो, खाना खाने बैठते हो चंदन, खाना खाते हो, खाना खाया था कि नहीं आज सुबह से? चंदन बात करो। उपवास है। अरे बोल के बोलोगे तो सही रहेगा ना, कुछ क्वेश्चन करूंगा। चंदन क्या उपवास है, पता नहीं। आज उपवास है? अच्छी, किस लिए भाई, कौन सा दिन है? फ्राइडे। अच्छा चंदन, सुबह खाने में कौन कौन सी फैमिली खाए थे? वो फैमिली नहीं था भैया। खाना खाए थे, रोटी खाए थे, ग्रामीणी फैमिली खाए थे, ऐसे सोचा करो। देखो खाना खा रहे हो डेली ना, तो खाने में तुम सोचा करो, देखो खाने में ग्रामीणी फैमिली खा रहे हो तो सोच लो इसका फ्रूट जो है कैरियोप्सिस है, इसका सीड कोट और फ्रूट वाले एक दूसरे से फ्यूज है, इसमें स्पाइक आप स्पाइकलेट है, फिर उसमें पेलिया है, लेमना है, ये सब मान लो ग्रामीणी खत्म, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। फिर तुम आलू खा रहे हो तो आलू है सोलेनेसी हाँ, एक्जाइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है, परसिस्टेंट कैलिक्स है, ठीक है, ओब्लिक सेप्टा, ओब्लिक ओबरी है इसमें, ठीक है, और इपीपेटलस स्टेमेन है। तो ऐसे ऐसे करके सोलेनेसी हो गया, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर खत्म हो गया। फिर सोच लो सोलेनेसी का और मेंबर कौन कौन से, आलू का परिवार कौन सा है, बैगन है, मिर्ची है, ठीक है, ऐसे करके तेल है, सब्जी है, दाल है, छौका गया है तो उसमें तेल है, ब्रेसिकी फैमिली है, ठीक है, ब्रेसिकेसी, तो उसमें देख लो क्या क्या होता है, टेट्राडाइनमस स्टेमेन है, फाल्स सेप्टम है, ठीक है, माइरोसिनेज एंजाइम है। तो
तो ऐसे करके कोई भी रास्ते पे चल रहे हो, प्लांट दिख गया, जैसे अमरूद का देखोगे, अमरूद का पत्ती देख रहे हो, जामुन का पत्ती देख रहे हो, यूकेलिप्टस का देख रहे हो, तो इनका फ्लावर देखोगे एक जैसा है। तो देखो, ऑब्जर्व करो और समझो। अमरूद की पत्ती देख रहे हो, उसका टैक्सिस देखो, उसका अरेंजमेंट देखो, ठीक है। मुझे जब मैं पढ़ रहा था ना, एक्चुअली मैं बायोमेंटस से फैमिली पढ़ा था, मतलब प्लांट मार्फोलॉजी करके है बायोमेंटस पे। तो वो जब पढ़ाते थे ना कोई भी चैप्टर, तो लेक्चर आने से पहले वो बता देते थे कि आज 12 बजे दोपहर को आज लीफ मार्फोलॉजी पे हम बात करेंगे। तो मैं निकल जाता था ऐसे बाहर, जितने भी लीफ मुझे मिलते थे ना, मैं लीफ तोड़ के लाता था। जब वो पढ़ाते थे ना, तो वो दिखाते भी रहते थे, तो मैं मिलाता रहता था कि हाँ ये अरेंजमेंट है। फिर इन्फ्लोरेसेंस है, तो मैं देखता रहता था कि हाँ ये इन्फ्लोरेसेंस है। इवन इतना तक हो गया कि मतलब पहले मैं नहीं पहचान पाता था, लेकिन अब इतना है कि इन्फ्लोरेसेंस देख के फैमिली तुम बता सकते हो कि हाँ ये इसका ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है तो फैमिली ये होगा। इवन अरेंजमेंट, इवन बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ऐसे हाथ से मसल के देखोगे ना, तो उसको सुगंध से बता सकते हो कि हाँ ये इस फैमिली का है। तो इतना करना पड़ता है थोड़ा सा, समझे चंदन? जी भैया, भूलूंगा नहीं। हाँ, भूलना मत, ऐसे करो यार। देखो, बुक किताब से ही पढ़ाई नहीं होती है। मैं कितने दिनों से कहता आ रहा हूँ। जैसे अभी कोई कौन बताएगा आसमान का रंग नीला क्यों होता है? बताओ। प्रतिरन, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिरन। अच्छा, पानी में रखा पेंसिल क्यों टेढ़ा नजर आता है? पानी में पेंसिल शायद रिफ्लेक्शन। अच्छा, ठीक है। ठंडी के दिनों में बर्फ जो नल जो होता है वो क्यों फट जाता है, नल की पाइप? वो भैया मालूम है, शायद प्रेशर होगा। तो देखो, यही चीज़ है ना। देखो, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हो रही हैं वही चीज़ है। शुरू से बस इतना मैं कहूँगा ना, जो क्लास 1 से लेके बचपन से लेके जो चीज़ें आज तक पढ़े हो ना, जितने भी तुम्हारे ज़िंदगी में तुम्हारे दोस्त बने, स्पेशल दोस्त बने, जिन्होंने जो कहा है, जैसा किया है तुम्हारे साथ बर्ताव, जिसने तुम्हें कुछ दिया है, कुछ लिया है, तो कुछ भूलो मत। दिमाग को तेज करना है तो रात को सोने से पहले याद करो कि सुबह कैसे उठे थे, कहाँ कहाँ गए थे, मम्मी ने किस चप्पल से तुम्हें मारा था, ठीक है, खाने में क्या दिया था, सारा रिमेंबर करो। दिमाग तेज होगा और कुछ नहीं बोलोगे। हाँ सर, बात कोई और मारेगा। जी भैया जी, समझ गया ना? थोड़ा सा चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंतन करोगे तो चीजें सही रहेगा। वो भैया कौन वाला था, उसका आंसर क्या होगा, वो नल वाला? अरे यार, बर्फ जो होता है ना, जब पानी बर्फ बनता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, बढ़ती है, समझे? तो पाइप फट जाता है। वो पेंसिल वाला रिफ्लेक्शन। हाँ यार, अपवर्तन बोलते हैं उसे हिंदी में। वापस आना। देखो, अभी जैसे मैं गया था बनारस परसों, मैं जानते हो 10-12 का हिस्ट्री भूगोल जियोग्राफी का किताब लेके आया हूँ। वही पढ़ा था मेरे मामा घर पे, बच्चे लोग थे ना जो अभी 12 पास किए हैं, तो वो अभी पढ़ेंगे। तो सारा चीज़ पढ़ते रहो, कोई भी चीज़ अनरिलेवेंट नहीं होता है। चलो, और किसी को कुछ बोलना है या मीटिंग को इन करिए? एक घंटे से ज़्यादा हो गया बात करके। विकास, कुछ मुझे भी कोई कुछ टिप्स देगा? भैया शादी कब करेंगे? शादी? ठीक है भाई, कर लेंगे शादी। बुलाइएगा, ठीक है भैया। हाँ, ठीक है, ठीक है। बस जल्दी भाई, सोच रहा हूँ जॉब लग जाए ताकि तुम्हारी भाभी को दिक्कत ना हो आने के बाद। और बस लड़के ही बात करेंगे या लड़कियां भी कुछ बोलना चाहेंगी? बस एट लास्ट मैं यही कहूँगा, ज़िंदगी से टेंशन नाम का जो है ना, वो जो टेंशन वर्ड है अपने डिक्शनरी से वो गायब कर दो। टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। एट लास्ट जब MSc कंप्लीट होगा, सारा चीज़ कंप्लीट होगा, सब पीछे का जब याद करोगे ना, तो जितना भी ये जर्नी रहेगा, जितना भी टेंशन वेंशन लगेगा, यही कि हमने फालतू का टेंशन लिया था। क्योंकि मैं MSc कर चुका हूँ और मैंने भी बहुत टेंशन लिया था, और अब सोचता हूँ तो लगता है सब बेकार था, जो इतना मैं सोचता था, इतना चीज़ों को लेकर बैठा था। तो यही है। और चीज़ें तो देखो होती है ना, तो होने जो भी हो रहा है, एट लास्ट सब सही हो जाता है। ओके ओके, चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर बाद में। ओके, बाय।